जय हिंद बच्चों, मैं सोनिया श्रीवास्तव आज फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए दिन नए अध्याय के साथ। पर बच्चों, आज अध्याय का अध्ययन करने से पहले अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप बताएंगे? बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके आसपास की महिलाओं के बारे में जानकारी दीजिए तो आप क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है कि आप अपनी मम्मी, दादी, नानी या फिर बहनों के बारे में बताएंगे। उनकी अच्छी आदतें, उनके वो खाना कैसे बनाती हैं, कैसे सरवाइव करती हैं अपनी लाइफ में, उनकी दैनिक क्रियाएं, इस तरीके से आप उनका व्याख्यान करेंगे। आमतौर पर हम अपनी मम्मी के हाथ के खाने की बात ज़्यादा करते हैं अपने दोस्तों से, अपने लोगों से। आप सोच रहे होंगे सोनिया मैम क्या पढ़ा रही हैं, लेकिन बच्चों क्या करें, आज का अध्याय ही कुछ ऐसा है। हाँ बच्चों, आज का हमारा अध्याय है कक्षा 9 विषय हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक सहायक वाचन में संकलित पाठ 2 मेरे संग की औरतें अध्याय का अध्ययन करेंगे। हाँ बच्चों, हमारे पाठ का नाम ही है मेरे संग की औरतें, जिसकी लेखिका मृदुला गर्ग हैं। यह एक संस्मरण गद्य विधा है। तो चलिए बच्चों, आज हम मेरे संग की औरतों के अध्याय का अध्ययन करेंगे, लेकिन उसके पहले लेखिका परिचय पर प्रकाश डालते हैं। लेखिका का जीवन परिचय इस प्रकार है। मृदुला गर्ग का जन्म 25 अक्टूबर 1938 कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ। इनके पिता का नाम वीरेंद्र प्रसाद जैन तथा माता का नाम रवि कांता जैन है। पति श्री आनंद प्रकाश गर्ग। मुख्य रचनाएं कठ गुलाब, उसके हिस्से की धूप, जादू का कालीन, चित कोबरा, टुकड़ा टुकड़ा आदमी आदि हैं। उन्हें हिंदी अंग्रेजी भाषा का ज्ञान था तथा इन्होंने एमए तक शिक्षा प्राप्त की। पुरस्कार तथा उपाधि: व्यास सम्मान 2004, साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी, साहित्यकार सम्मान, साहित्य भूषण सम्मान आदि पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया। उनके हिस्से की धूप नामक उपन्यास को सन 1975 में तथा जादू का कालीन को सन 1993 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया। कार्यक्षेत्र: अध्यापन से अपने कार्य जीवन का प्रारंभ करने वाली मृदुला गर्ग ने उपन्यास, कहानी संग्रह, नाटक तथा अन्य निबंध संग्रह सब मिलाकर उन्होंने 20 से अधिक पुस्तकों की रचना की है। इसके अतिरिक्त वे स्तंभकार रहीं, पर्यावरण के प्रति सजगता प्रकट करती रहीं तथा महिलाओं तथा बच्चों के हित में समाज सेवा के काम करती रही हैं। उन्होंने इंडिया टुडे के हिंदी संस्करण में लगभग 3 साल तक कटाक्ष नामक स्तंभ लिखा, जो अपने तीखे व्यंग के कारण खूब चर्चा में रहा। वे संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में 1990 में आयोजित एक सम्मेलन में हिंदी साहित्य में महिलाओं के प्रति भेदभाव विषय पर व्याख्यान भी दे चुकी हैं। उनकी रचनाओं के अनुवाद जर्मन, जापानी और अंग्रेजी सहित अनेक भारतीय भाषाओं में हो चुके हैं। बच्चों, चलिए अब हम पाठ का अध्ययन करते हैं। अध्याय के आरंभ में ही लेखिका अपनी नानी के बारे में बताते हुए कहती हैं कि मेरी एक नानी थी। जाहिर सी बात है, सबकी एक नानी होती है, लेकिन वे कहती हैं मैंने उन्हें कभी नहीं देखा क्योंकि मेरी माँ की शादी के पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम तीनों बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। नानी से भले ही कहानी ना सुनी हो, लेकिन नानी की कहानी ज़रूर सुनी है उन्होंने। वे कहती हैं कि पहले वे अपनी नानी को पर्दानशी, पारंपरिक और अनपढ़ महिला समझती थीं, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि वह आज़ादी का भाव भी अपने मन में रखती। वे आगे बढ़ते हुए कहती हैं कि वे एक ऐसी पर्दानशी औरत थीं जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे तो नानी ने
उनके रहन सहन में कोई हस्तक्षेप नहीं किया और ना ही अपने रहन सहन में कोई हस्तक्षेप। वे कहती हैं कि उनकी नानी ने अपने पति से कभी भी अपनी पसंद और नापसंद का इजहार नहीं किया, लेकिन एक दिन अचानक सहसा उन्हें पता चला कि कम उम्र में ही वे किसी बीमारी से ग्रसित हो गई हैं और उन्होंने खुद को मौत के करीब पाया। तब वह अपनी इकलौती बेटी यानी मेरी माँ की शादी की फिक्र में इतना डूब गई कि एकदम से मुंहजोर हो गई। मुंहजोर अर्थात बहुत बोलने लगी। वे अपने पति से पर्दे का लिहाज छोड़कर बोली कि मुझे आपके मित्र, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी है, प्यारेलाल से मिलना है। ये सुनकर सभी दंग रह गए और सोचने लगे, जिस औरत ने कभी अपने पति से कुछ नहीं कहा, वह आखिर पराये मर्द से क्या कहना चाहे। लेकिन नाना जी ने वक्त की नजाकत को समझते हुए उनसे कोई सवाल जवाब नहीं किया और अपने मित्र को बुला लिया। मित्र से उन्होंने जो कहा वह और भी हैरान कर देने वाला था। वे प्यारेलाल जी से कहती हैं कि वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप ही तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमानदार से हो। फरमानदार अर्थात आज्ञा से। आपकी ही तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उस शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर एक महिला, जिसने कभी कोई शिकायत नहीं की, अपने मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा फिर लेखिका को समझ में आता है और वो ये समझती हैं कि हाँ, मेरी नानी अपने निजी जीवन में काफ़ी आज़ाद ख्याल की रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में शायद इसीलिए कभी दखल नहीं दिया और इसी कारण ना ही उन्होंने अपना वेशभूषा, अपना रहन सहन बदला, खुद भी आज़ादी से जीती रही। हाँ, सही है, लेखिका ने यहाँ संदेश दिया है कि हाँ, स्वयं के हिसाब से जीना भी सही मायनों में असली आज़ादी है। आगे बढ़ते हुए लेखिका कहती हैं कि नानी की आखिरी इच्छा का मान रखते हुए मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हो जाती है जो आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान की परीक्षा में बैठने से रोक दिया जाता है और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा ढेला एक नहीं था। आगे वह अपनी माँ के बारे में बताते हुए कहती हैं, माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने को मजबूर। उनका हाल यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर लचक खा जाती। रात भर जागकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती, जिससे दिन में शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थीं कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोए पोंछी और छींके पर टांग दी। गनीमत यह थी कि किसी ने उन्हें छींके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। आगे लेखिका कहती हैं, क्यों नहीं की? उसकी दो वजह थी। पहली तो यही कि हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों के खासे अभिभूत थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से ही वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे, रंग ढंग, पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। अतः हमारे नाना जी का दबदबा उनके ससुराल में काफ़ी था। एक आन बान वाले साहब ने अब उनके सिर फिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उससे रोमांचक क्या कोई परी कथा होती। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी वे रोमांचक कथाएं थीं जो कहानी के तिलिस्म को और भी गाढ़ा बना चुकी हैं। दूसरी वजह बताते हुए वे कहती हैं कि माँ अपनी शख्सियत थी, उनमें खूबसूरती, नजाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थीं। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम करने के लिए उनकी जवानी राय ज़रूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना, हम हाथी पे हल न जुतवाया करते, हम पे बैल हैं।
वह ऐसा इसलिए कहती थी क्योंकि लेखिका की माँ काम काज में बिल्कुल हाथ नहीं बटाती थी। वह कहती हैं कि बचपन में ही मैं इस जुमले का भावार्थ समझ गई थी। आगे बढ़ते हुए वह कहती हैं कि अन्य माँ की तरह उन्होंने हम बच्चों की परवरिश कभी नहीं की। उनके सिवा घर के सभी प्राणी, दादी और उनकी जेठानियाँ ही नहीं, स्वयं हमारे पिता भी करते थे। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि मेरी माँ को आज़ादी का जुनून कम था। वह भरपूर था और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती थीं। जाहिर है आज़ादी का जुनून सब में होना चाहिए। वे कहती हैं वह जिस तिस से पूछकर अपनी आज़ादी नहीं मनाती थीं। उन्हें जो करना है वो वही करती थीं, अर्थात वह सुनती सबकी थीं पर करती अपने मन की थीं। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। उन्होंने कभी हमें लाड नहीं किया, ना ही खाना सिखाया और ना ही अच्छी पत्नी या अच्छी बहू होने की सीख दी। वे अपनी बीमारी के चलते घर बार नहीं संभालती थीं, या यूँ कहो कि उनको घर बार के कामों में कोई रुचि नहीं थी। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में और लेटे लेटे संगीत सुनने में ही व्यतीत होता था। उनकी फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें ना नाम धरते थे, ना उनसे आम औरतों की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थीं। साहिबी खानदान के रोब के अलावा मेरी समझ में दो कारण और आए। पहला, वे झूठ नहीं बोलती थीं और वे एक की गोपनीय बात को किसी दूसरे पर जाहिर नहीं करती थीं, अर्थात बातें इधर उधर नहीं करती थीं। सही है बच्चों, ये दो बहुत ही बड़े गुण हैं कि आप झूठ नहीं बोलते और किसी की बात को इधर उधर नहीं करते, अपने तक ही गोपनीय रखते हैं। पहले कारण के कारण उनका घर में अच्छा दबदबा था और दूसरे कारण के कारण वे मित्रों में बहुत प्रिय थीं, अर्थात बाहर भी उनको बहुत पसंद करने वाले लोग थे। दोस्त वे हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभाते थे। लीक से खिसकते हुए अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती। अब वह अपनी परदादी के बारे में बताती हैं। वे कहती हैं उन्हें भी कतार से बाहर चलने का शौक था, अतः उन्होंने व्रत ले लिया कि अगर खुदा के फजल से, फजल अर्थात अनुग्रह, दया, उनके पास कभी 2 से 1 धोतियाँ हो जाएंगी तो वे तीसरी धोती दान कर देंगी। जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती। अपरिग्रह मतलब संग्रह न करना, किसी से कुछ ग्रहण न करना। इसलिए वहाँ तक तो ठीक था, पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई और मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतेहू का पहला बच्चा लड़की हो। खैर, गैर रिवायत मन्नत मानकर उन्हें चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने की बजाय सरेआम ऐलान कर दिया। लोगों के मुँह खुले के खुले रह गए। इसका कोई खास कारण नहीं था कि उन्हें पहली पुत्री क्यों चाहिए, क्योंकि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी। इसलिए माँ जी बेचारी कन्या के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थीं। हाँ, पहला बच्चा हर बहू को बेटा होता रहता था। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर अर्थात नियम से मंदिर जाकर अब मन्नत दोहराती रही। पूरा नकुड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान से सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है, अर्थात बेतार का तार, भक्त का परमात्मा से जुड़ाव। इधर तार खींचती उधर टन से आवाज आती, तथास्तु। मेरी दादी की आरजू किस तरह रंग लाएगी उसका उन्हें भी गुमान न रहा। लड़की तो गैर वाजिब जुस्तजू सुन, भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि 1 नहीं 2 नहीं सीधे 5-5 कन्याओं का धरती पर अवतरण हो गया। भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते हैं।
वह एक और किस्सा माँ जी का अर्थात अपनी परदादी का बताती हुए कहती हैं कि होश संभालने के बाद मैंने कई बार यह किस्सा सुना। चोर की दीदार की खुशनसीबी भी हाथ आई थी। हुआ यूं था कि शादी के सिलसिले में हवेली से सभी पुरुष बाहर बारात में गए हुए थे और घर की औरतें नाच गाना करते हुए सज धज कर ढोलक और थाप पर इतरा रही थीं और नाच गाना कर रही थीं। उनकी दादी शोर शराबे से परेशान होकर अपना कमरा छोड़कर दूसरी जगह जाकर सो गईं। इत्तेफाक से वह चोर उसी कमरे में आ गया। चोर दबे पांव घर में घुसा, लेकिन फिर भी बुढ़ापे की नींद ठहरी चोर के दबे पांव की आहट से खुल गई और माँ जी पूछ उठी, कौन? चोर घबराया और घबराहट में बोल उठा, मैं चोर। दादी ने कुछ भी नहीं बोला। अपने आसपास लोटा टटोला, देखा उसमें पानी नहीं है। वे चोर से कहती हैं, बेटा जाओ इसमें पानी भर लाओ। चोर फिर शक पकाया और बोला कि मेरे हाथ का छुआ पानी आप पी लेंगी? तब दादी ने कहा कि हाँ, और मुझे कौन देगा पानी? तेरे सिवा और भगवान के सिवा यहाँ कौन है? चोर को बड़ा अजीब लगा। उसे पता था, उसने भी यह कहानियाँ सुन रखी थीं कि माँ जी का सीधे भगवान से जुड़े होने की खबर उसने सुन रखी थी। वह कुछ ना बोला। उसने कहा, लेकिन माँ जी मेरे हाथ का पानी आप पी लेंगी? दादी ने पुनः कहा, हाँ, अच्छे से हाथ धो लेना और पानी को छान कर ले आना। चोर कुछ नहीं बोला, लोटा उठाया और चल दिया कुएं की तरफ। वहाँ पर पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया और वापस लेकर आए। तब दादी ने लोटे से पानी पिया और चोर को भी पिला दिया और पानी पिलाते हुए बोली, ये लो, तुमने मेरा जूठा पानी पी लिया, इस हिसाब से तुम मेरे बेटे हुए। अब बताओ, तुम चोरी करोगे या खेती करोगे? चोर भाव विभोर उठा और उसका हृदय परिवर्तन हुआ और चोर ने इस तरीके से रम गया दादी की कही बात में कि सालों साल बीत गए, आज भी वह खेती करते हैं। जब मैंने उसे देखा तो भला मानुस बूढ़ा लगा, पर मुझे बड़ा डरा डरा हैरान सा लगा कि आखिर में खेती क्यों करने लगा। अब खानदानी विरासत का ये जीवाणुओं का प्रकोप उन दो सनकी बुढ़ियों के बीच में अच्छी फंसी। एक तरफ माँ जी के चलते अपनी लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी हो रही थी। लेखिका आगे कहती हैं, 15 अगस्त 1947 पर देश को आज़ादी मिली। जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया तो वे भी उसमें जाने को आतुर हो उठी, लेकिन उनको टाइफाइड था। उस समय टाइफाइड भी जानलेवा बीमारी मानी जाती थी, तो डॉक्टर के कहे अनुसार उनको जश्न में जाने की अनुमति नहीं मिली। वह रोती रहीं, बिलखती रहीं, पर उनकी एक न सुनी गई। उनको एक गुड़िया दे दी गई। वे कहती हैं, मैं उस समय इतनी छोटी भी नहीं थी कि गुड़िया से मान जाऊं और इतनी बड़ी भी नहीं थी कि डॉक्टर की नसीहत को समझ पाऊं। तब उनके पिता ने उनको एक उपन्यास दे दिया। वह उपन्यास पढ़ने में कुछ इस तरह डूब गईं कि उन्हें ये भी होश नहीं रहा कि उन्हें फिर से रोना है या उन्हें फिर से जिद करना है। बस वह उपन्यास पढ़ती रहीं और उन्होंने वह उपन्यास कई बार पढ़ा और इतनी बार पढ़ा कि वह उसके सारे पाठ आपस में गड्ढ-मड्ढ हो गए। कितना पहली बार में पल्ले पड़ा, कितना बाद में, यह कहना मुश्किल है, पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया था। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। घर का नाम था रानी, बाहर का नाम मंजुल। लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत, क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का नाम ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़कर भगत बनी। दूसरे नंबर पर मैं थी। घर का नाम उमा, बाहर मृदुला था। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। से छोटी बहन का
घर का नाम गौरी और बाहर का नाम चित्रा है, वह नहीं लिखती थीं। उसका कहना है कि वह नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो होना चाहिए। उसके बाद चौथी 5वीं बेटियां पैदा हुईं, रेणु और अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई राजीव हुआ। मज़े की बात यह है कि बीच की 2 बहनें लेखन कार्य से बची रहीं, लेकिन अचला मुझसे जो 8 साल छोटी थी, वक्त और बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में अध्ययन लेखन कार्य करने लगी और मेरा भाई राजीव फिर से हिंदी साहित्य के हवाले हुआ। चौथे नंबर की बहन रेणु का आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापस आते समय वह बस में नहीं बैठती थी और पैदल ही आती थीं। छोटी बहन अचला बस अड्डे पर बस में बैठ जाती थी और वह बस में आती थी और रेणु उसके साथ पीछे पीछे चली आती थी। माँ को इस बात से कुछ असर ज़्यादा नहीं होता था क्योंकि वह उदासीन थी, पर पिता का जी कलप जाता था बेटी को पसीने में देखकर। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने में भी परहेज था। स्कूल तो उसने जैसे तैसे पास कर लिया, पर जब बीए की परीक्षा देने का समय आया तो वह अड़ गई। आखिर मुझे बताओ, बीए करना क्यों ज़रूरी है? अगर मुझे इसका कोई सटीक जवाब मिलेगा तो ही मैं इम्तिहान दूंगी, अन्यथा मैं बीए नहीं करूंगी। सभी ने अपने अपने तर्क दिए, पर उन्हें कोई भी तर्क विश्वसनीय नहीं लगा। अंत में उनके पिता ने कहा, मैं कह रहा हूँ इसलिए बीए करना है। उन्होंने बीए किया, जैसे तैसे पास होने लायक नंबर उनके आ गए। वह सच बोलने में माँ से भी 2 कदम आगे थी। गनीमत यह थी कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते कि वह मजाक कर रही होगी। बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती थी। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है तो वह कहती, नहीं चाहिए, मैं नहाती हूँ। लेखिका तीसरे नंबर की बहन चित्रा का चरित्र वर्णन करती हैं। वे कहती हैं कि जब चित्रा कॉलेज में पढ़ने जाती थी तो वह खुद कम पढ़ती थी और दूसरों को ज़्यादा पढ़ाती थी। उसका असर यह होता कि उनके दोस्तों के नंबर ज़्यादा आते और उनके कम आते। खैर, अब उनकी शादी का समय आया, तब उन्होंने अपने परिवार में बता दिया कि मैं इस युवक से शादी करना चाहती हूँ। मज़े की बात यह थी कि मम्मी पापा के साथ उस युवक को भी पता नहीं था कि चित्रा मुझसे विवाह करना चाहती हैं, लेकिन चित्रा ने उसे खुले शब्दों में कह दिया, मैं जो सोच लेती हूँ वह करके रहती हूँ। तो उस युवक ने भी कुछ नहीं कहा और उनका विवाह संपन्न हुआ। सबसे छोटी बहन अचला काफ़ी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही। पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला ली, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई, फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली। उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई। घर बार में मन ज़्यादा रुचा नहीं और मंजिल और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही लेखन का रोग लग गया। आगे बढ़ते हुए वे कहती हैं कि शादी के बाद बिहार के एक छोटे से कस्बे में वो जाती हैं। वह नाटक करने की शौकीन थी। हमने 4 साल तक कई नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए भी उन्हीं के माध्यम से पैसा इकट्ठा भी किया। वहाँ से निकली तो वो कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे में पहुँची। तब तक उनके 2 बच्चे हो चुके थे और स्कूल जाने लायक हो गए थे। वे कहती हैं वहाँ कोई ढंग का स्कूल नहीं था, तो उन्होंने कैथोलिक बिशप के से दरख्वास्त की कि उनके एरिया में, उनके कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दें। वे कहते हैं कोई क्रिश्चियन जनसंख्या कम है, यदि आप मुझे यह यकीन दिलाएं कि यह स्कूल 100 वर्षों तक चलेगा तो मैं यह स्कूल खोलने की अनुमति देता हूँ। इस पर लेखिका कहती हैं कि 100 वर्षों तक तो किसी के बारे में यह यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले 100 वर्ष तक चलेगा। वे भी गुस्सा खा गए और बोले, यह समस्या आपकी है, मेरी नहीं। तब मैंने भी तय किया कि अब मैं खुद ही अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाओं में प्राइमरी स्कूल खोलूंगी और कर्नाटक सरकार से मान्यता दिलाऊंगी। मेरी काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद कई लोगों ने मिलकर मेरा यह व्रत पूरा किया। वे कहती हैं मैंने अनेक मौक़ों पर अपने ज़िद्दीपन के नमूने पेश किए, पर जो मेरी बहन रेणु के मुकाबिल मैं ऐसा कभी नहीं कर पाई। तब वह फिर से एक किस्सा बताती हैं कि 1950 के अंतिम दौर में जब दिल्ली में बहुत तेज़ बारिश होती है, सारा शहर बारिश से डूब जाता है, यातायात ठप हो जाता है। सुबह रेणु स्कूल जाने के लिए तैयार होती हैं, पर बसें नहीं आती।
लेकिन रेणु कहती हैं मैं तो स्कूल जाऊंगी और पैदल ही स्कूल चल देती हैं। तब वहाँ का चौकीदार रेणु को देखकर दंग रह जाता है और कहता है आज स्कूल बंद है। रेणु पुनः वापस आ जाती हैं। घर के लोग उनसे कहते हैं हमने तो पहले ही मना किया था, और कहती हैं उसमें क्या कहा, स्कूल तो बंद था, मैं वापस आ गई, इसमें आप सबका कहना कहाँ से आ गया। मैं हमेशा यह सोचती हूँ कि कैसा रोमांच का अनुभव हुआ होगा उस दिन उसे, जगह जगह पानी से लबलब करते सुनसान शहर में निचाट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते चले जाना। सच अकेलेपन का मज़ा कुछ और ही है। बच्चों, आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए आप अपने घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद।